राम मंदिर के मुद्दे पे, बाबरी पे मुद्दे पे, हिंदू धर्म के मुद्दे पे, मुसलमान पे, पाकिस्तान पे। तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, एक बार आप वोट ले लिए, 2 बार आप वोट ले लिए, देश की जनता तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेगी। इस बार आपको बता देगी कि धर्म की सियासत करने वालों को, जो सांप्रदायिक सियासत करते हैं, उन लोगों को वापस भेजने वाली है इस देश की जनता इस बार। 2 बैठक हुई है, 200 रुपए कम हुए हैं, अभी 2-3 बैठक और होने दीजिए। इन लोगों की जो जमीर नाचेगी ना, जब जागेगी, तो ये नाचते हुए आएंगे और पेट्रोल के दाम को, डीजल के दाम को, रसोई गैस के दाम को, सभी के दामों को कम करेंगे। और तमिलनाडु में देखिए स्टालिन चेहरे हैं, बिहार में नीतीश जी चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो अखिलेश जी चेहरे हैं, वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी चेहरा है, दिल्ली में आइएगा तो अरविंद केजरीवाल चेहरा है, पंजाब में जाइए तो भगवंत सिंह मान चेहरा है। आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? इंडिया के लोग, इंडिया जब जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लड़ता है तो वो हारता नहीं, वो जीतता है। तो यही एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है 2024 में भी। तो समय बाकी है ना चुनाव में। अभी देखिए भाजपा में भगदड़ कैसे मचती है। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को व्यापम घोटाला दिखता है, शिवराज सिंह चौहान का, बोमई का घोटाला दिखता है उनको दिखता है अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राम मंदिर का मुद्दा कहां पे है? और वो भी मुद्दा आपने 1990 से ढोया है। 2014 में आपने राम मंदिर का मुद्दा अलापा, 2019 में राग अलापा। इस देश की जनता बेहद मूर्ख नहीं है। आप लोगों ने जो समझ रखा है ना कि मूर्ख बना के वापस वोट ले लेंगे। इंडिया अलायंस की तीसरी बैठक मुंबई में होगी, क्या कुछ लगता है कितना प्रभावशाली होगा ये बैठक? देखिए जहां तक बात इंडिया अलायंस की है, जिस दिन घोषणा हुई थी कि इस गठबंधन का नाम इंडिया होगा, उसी दिन के बाद से एनडीए गठबंधन तो छोड़ दीजिए, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए। जो लोग कहते थे मोदी नहीं तो कौन, जो लोग कहते थे मोदी ही सब कुछ है, जो लोग पूछते थे मोदी नहीं तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनके सामने आज भारत के लोग, हम भारत के लोग, इंडिया अलायंस मजबूती से खड़ा हो चुका है और उनको मजबूर कर दिया है कि वो कभी जो कहते थे शेर अकेला है, वो 38 दलों को जोड़ रहे हैं। जो कहते थे मोदी अकेला आएगा, उन लोगों को जरूरत पड़ रही है एनडीए गठबंधन बनाने की। और एनडीए की देखा गया, सबसे पहली बार देखा गया कि एनडीए गठबंधन जो है अपनी मीटिंग कर रहा है बुला के अपने सांसदों की और सभी अन्य दल के नेताओं को। तो एनडीए में छोटे छोटे दलों का सम्मान कर रहे हैं ना। हमारे पास 26 क्षेत्रीय दल हैं और वो 26 ऐसी पार्टियां हैं जो अपने अपने राज्य में सबसे मजबूत जनाधार रखती है। और जब वो पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, आप समझ रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में इस पार्टी के पास 67% वोट बैंक था। वो 67% वोट बैंक जो मोदी के खिलाफ गया था, वो पार्टियां अब एकजुट होके एक ध्वज के नीचे, एक छत के नीचे बैठी है ताकि अहंकारी सत्ता को हराया जा सके और नरेंद्र मोदी की गुजरात में वापस घर वापसी करवाई जा सके। लेकिन नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि पिछली बार का सारा रिकॉर्ड तोड़ के इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आएगी। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था, फिर 1979 में हुआ। वो 2 वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, उसमें वेस्ट इंडीज ने जीत हासिल की थी। जब 1983 का वर्ल्ड कप हुआ तो एक टीम आई थी कपिल देव की कप्तानी में, इंडिया। उस टीम के बारे में कहा जा रहा था कि ये तो जीत भी नहीं पाएगी, ये लीग राउंड के बाहर ही वापस हो जाएगी। लेकिन बाद में जब आंकड़े आए, जब रिजल्ट आया, जब मैच हुआ, फाइनल मैच में क्या हुआ? इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, इंडिया वहां जीत गया। तो जब इंडिया की टीम, इंडिया के लोग, इंडिया जब जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ लड़ता है तो वो हारता नहीं, वो जीतता है। तो यही एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है 2024 में भी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पे आ रहे हैं, विपक्षी एकता की गठबंधन को देखते हुए वो कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को व्यापम घोटाला दिखता है, शिवराज सिंह चौहान का, बोमई का घोटाला दिखता है उनको दिखता है अजीत पवार का 70,000 करोड़ का घोटाला। क्या कहते थे देवेंद्र फडणवीस? चक्की पीसिंग। आज उसी अजीत पवार को 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को आपने उप मुख्यमंत्री बना के अपने कैबिनेट में बैठाया है। आप किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपका भ्रष्टाचार कहां चला जाता है जब सुशील मोदी की बात आती है? सृजन घोटाले पे आपने कब बोला है? आपका भ्रष्टाचार आपकी वॉशिंग मशीन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। पहले आप अपने वॉशिंग मशीन से बाहर निकलिए, उसके बाद आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी भाजपा जो है गरीबों के मसीहा हैं। क्या किया है गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी ने? कोई एक कार्यक्रम बताएं जो नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए किया हो। आप मनरेगा जैसी कोई योजना नहीं चलवा पाए। जिस मनरेगा को आपने लोकसभा में गाली दी, हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, आपके सांसदों ने ताली पीटी, उसी मनरेगा के आधार पे जब इस देश में लॉकडाउन लगा, जब इस देश के व्यवसायी जो मजदूर थे, प्रवासी मजदूर थे, वो अपने घर को लौटे और जब उनको रोजगार की आवश्यकता थी, जब उनके दिनचर्या को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो यही मनरेगा जो है उनका आधार बना, जनाधार बना। और आप कह रहे हैं कि मजदूरों, गरीबों की आप आवाज बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं, आप मनरेगा को ढो रहे हैं और इसके अलावा आपने कुछ किया ही नहीं है। मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिए, काफी नहीं है?
राम मंदिर के नाम पे कहां वोट लेंगे? तमिलनाडु में, गुजरात में, केरला में कहां वोट लेंगे? गोबर पट्टी के राज्य जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राम मंदिर का मुद्दा कहां पे है? और वो भी मुद्दा आपने 1990 से ढोया है। 2014 में आपने राम मंदिर का मुद्दा अलापा, 2019 में राग अलापा। इस देश की जनता बेहद मूर्ख नहीं है। आप लोगों ने जो समझ रखा है ना कि मूर्ख बना के वापस वोट ले लेंगे राम मंदिर के मुद्दे पे, बाबरी पे मुद्दे पे, हिंदू धर्म के मुद्दे पे, मुसलमान पे, पाकिस्तान पे, तो हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान एक बार आप वोट ले लिए, 2 बार आप वोट ले लिए, देश की जनता तीसरी बार मूर्ख नहीं बनेगी। इस बार आपको बता देगी कि धर्म की सियासत करने वालों को, जो सांप्रदायिक सियासत करते हैं, उन लोगों को वापस भेजने वाली है इस देश की जनता इस बार। तो क्या लगता है ये इंडिया गठबंधन की ओर से कौन चेहरा होगा विपक्ष का? सभी चेहरे हैं। तमिलनाडु में देखिए स्टालिन चेहरे हैं, बिहार में नीतीश जी चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो अखिलेश जी चेहरे हैं, वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो ममता बनर्जी चेहरा है, दिल्ली में आइएगा तो अरविंद केजरीवाल चेहरा है, पंजाब में जाइए तो भगवंत सिंह मान चेहरा है। आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? कैसे प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ की संसदीय प्रणाली में संसद द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जो व्यक्ति चुन के आएगा उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और अगर यह तय होता है कि जो संयोजक बनेगा इंडिया अलायंस का, अगर यह तय होता है कि कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये जितने भी 26 दल हैं, आज 26 दलों की बात हो रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे पास 30 दल हो। अगर वो 30 दल एक साथ एकजुट होकर एक मंच के नीचे आके कहें कि कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा, और वो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश करता है, तो वही व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा और कोई नहीं बन सकता है। एक बात बताइए, 30 दल की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है एनडीए से दल लेकर आएंगे? क्योंकि अभी तक आपके पास 26 दल हैं। अभी तक बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो कहीं नहीं है, ना एनडीए में है ना एनडीए में है। और एनडीए में भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिनको सम्मान इज्जत नहीं मिल रहा है। आप उदाहरण स्वरूप देखिए ना, आपने अनुप्रिया पटेल को कितना इज्जत दिया है, अनुप्रिया पटेल के साथ आपने क्या किया है। और इसके अलावा जो अकाली दल है, अकाली दल से आपसे अलग हो चुका है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, नवीन पटनायक, बीजू पटनायक की पार्टी है, इसके अलावा बीआरएस है जो कहीं नहीं है। तो ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी अपने विकल्प को तलाश रही है। मौजूदा हालात में जिस प्रकार से देश की सियासत चल रही है, अभी तो समय बाकी है ना चुनाव में। अभी देखिए भाजपा में भगदड़ कैसे मचती है। 250 से भी ज्यादा सांसद ऐसे हैं भाजपा में जो आज कांग्रेस की पृष्ठभूमि से वहां पे गए हैं। और वो जब भाजपा की सरकार बन रही थी तो चले गए, जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वापस भी तो आ सकते हैं। तो लग रहा है कि वापस आ जाएंगे वो लोग। कई ऐसे लोग हैं जो वापस आ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या कहेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? मैं उनको नहीं जानता हूं। जो दल बदलू लोग होते हैं, जो यहां से वहां चले जाते हैं, जमीर की सौदेबाजी कर लेते हैं, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा में, वो लोग कहां रहते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक समय ऐसा था जब 2009 के लोकसभा का एग्जाम्पल देखिए, एक तस्वीर में कहूं चाहे तो आप मैं दिखा दूंगा। 2009 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब राहुल गांधी, सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब सदन में बैठते थे, तो राहुल गांधी चौथी पीढ़ी में बैठते थे और तीसरी सफ में ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठते थे। आज सिंधिया जी जो है वो 5वीं सफ में बैठते हैं। भाजपा ने उनका इज्जत जो है वो सूटकेस उठाने वाला कर दिया है। एक ऐसा मंत्रालय दे दिया है उनको जिनका पूरा जो सामान है वो प्राइवेट अडानी के हाथों में बेच दिया गया है। तो वो कर क्या रहे हैं भाजपा में? आ जाएंगे तो आ जाएंगे, नहीं आएंगे अपने घर में रहे। तो एक बात बताइए, महंगाई को लेकर के चर्चा हो रही थी, एलपीजी गैस को लेकर भी चर्चा हो रही थी, तो मोदी जी ने तो 200 कम कर दिए हैं। 2 बैठक हुई है, 200 रुपए कम हुए हैं। अभी 2-3 बैठक और होने दीजिए। इन लोगों की जो जमीर नाचेगी ना, जब जागेगी तो ये नाचते हुए आएंगे और पेट्रोल के दाम को, डीजल के दाम को, रसोई गैस के दाम को, सभी के दामों को कम करेंगे। और 200 कम हुआ है ना, 500 कम होगा, हो सकता है ये मुफ्त में दे दे डर के मारे। अच्छा, तो बीजेपी के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह चुनाव आते आते बिखर जाएंगे। बिल्कुल, अपने बारे में बहुत सही कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडिया अलायंस जो है वो मजबूत हो, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में जब मायावती बैठेगी, ममता बनर्जी बैठेगी, अखिलेश यादव बैठेंगे, तृणमूल कांग्रेस के अलावा जब अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, शिवसेना बैठेगी, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच जाए। उनके अलायंस में जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पार्टी हो, चाहे वो बिहार की पार्टी हो, चाहे वो केरला की पार्टी हो, तमिलनाडु की पार्टी हो, इन पार्टियों में भगदड़ मच जाए और ये पार्टियां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए। तो अभी इंतजार कीजिए, कुछ भी हो सकता है। भगदड़ मचने वाला है, एनडीए में भगदड़ मचने वाला है। और बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो इंडिया अलायंस में वापस आने वाले हैं, जो यहां से गए थे वो वापस आने वाले हैं। और बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो सम्मानित नहीं महसूस कर रही है वहां पे, तो वो पार्टियां भी आ जाएंगी। सबका स्वागत रहेगा।